हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? स्वतंत्रता का अधिकार, जिसके तहत विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है। कल तक की क्लास में कितने केसेस पढ़ लिए हमने? पहला, क्या विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में चुप रहने का अधिकार शामिल है? तो हाँ शामिल है। वो कौन सा केस है? बिजॉय इमैनुअल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1986। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि क्या 19(1) सब क्लॉज ए में विज्ञापन का अधिकार शामिल है? तो शामिल है। कौन सा केस है वो? टाटा प्रेस लिमिटेड वर्सेस एमटीएनएल। फिर हमने इसकी व्याख्या करते हुए देखा कि क्या विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में क्या शामिल है? विज्ञापन नहीं, विज्ञापन तो हो गया। हाँ, फिल्मों का और अखबारों का सेंसर शामिल है। तो शामिल है। कौन सा केस? बॉबी इंटरनेशनल वर्सेस ओमपाल सिंह। इस केस में क्या देखा था हमने कि प्रत्येक फिल्म को रिलीज करने से पहले उसका सेंसर किया जा सकता है, लेकिन अखबार का सेंसर नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि उनकी मात्रा अधिक है और उनको एक एक अखबार पढ़ना सरकार के हाथ में नहीं है। इसलिए फिल्मों का सेंसर उचित है और अखबारों का सेंसर उचित नहीं है। लेकिन अगर कोई अखबार लगातार धार्मिक सौहार्द को कम कर रहा है, या सांप्रदायिकता को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, या किसी भी प्रकार की धार्मिक टिप्पणी कर रहा है, या भारत की एकता व अखंडता के खिलाफ बोल रहा है, या राज्य की सुरक्षा को दुष्प्रभावित कर रहा है, तो ऐसे पुस्तक, ऐसे अखबारों पर बैन लगाया जाएगा। ठीक है। यानी आप ये नहीं कह सकते कि पुस्तक लिखना मेरा राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन के तहत आता है, तो मुझे किसी भी प्रकार की पुस्तक लिखने का अधिकार होगा नहीं, है ना? अगर ऐसी चीजें जो 19(2) में लिखी हैं, अगर इनके खिलाफ अगर पुस्तक का लेखन है, तो वह किताब क्या हो जाएगी? बैन हो जाएगी। फिर 19(1) की व्याख्या करते हुए हमने क्या पढ़ा था कि बंद और हड़ताल विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शामिल है। तो कौन से केस में? कौन से केस में है? किरण राज बताओ। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वर्सेस भरत कुमार के केस में ये देखा, और सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या की कि बंद और हड़ताल दोनों अलग चीजें हैं। बंद अनुच्छेद 19 का भाग नहीं है, लेकिन हड़ताल अनुच्छेद 19 का भाग है। आज एक केस और 19(1)(1) ए के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक मामला और गया, और कहा गया कि क्या हेट स्पीच विचार एवं अभिव्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल है? यह केस सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा। मामला क्या था? तो ये जानने से पहले ये देखो, हेट स्पीच क्या होती है? हेट स्पीच क्या होती है? किसी के बारे में गलत बोल देना। हेट स्पीच का क्या मतलब है? हाँ, नहीं। और बताओ। अगर आपसे कोई पूछे हेट स्पीच का मतलब क्या है, तो 3 आधार सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्यात की है। क्या? हेट स्पीच क्या है? तो देखो, किसी विशेष धर्म के खिलाफ भद्दी टिप्पणी करना। अगर आपने किसी विशेष धर्म के हैं और किसी दूसरे विशेष धर्म के लिए आपने क्या बोल दिया, कोई ऐसी टिप्पणी कर दी जो उसके धर्म को क्या कर रहा है, दोयम दर्जे का दिखा रहा है, तो वो क्या माना जाएगा कि आपने अपनी हेट स्पीच का यूज किया है। जैसे, छोड़ो, और एक दूसरा क्या है? किसी विशेष समुदाय के धार्मिक पुस्तकों, कौमा,
धार्मिक ग्रंथ या कोई धार्मिक चिन्ह इत्यादि के लिए क्या करना? अपमान प्रदर्शित करना। समझ में आया? अगर आप ऐसी कोई हरकत कर रहे हैं तो आपने क्या किया, इसका मतलब आपने घृणावाक फैलाने का कार्य किया है। क्या? कौन सा? घृणावाक। आपके इस कार्य से समाज में क्या फैली? हेट फैली ना। किसके खिलाफ? किसी एक समुदाय के किसी अन्य समुदाय के लिए मन में क्या है उपजी? घृणा उपजी। ठीक है। ये मामले की शुरुआत क्या हुई थी? देखो 2022 हरिद्वार में धर्म संसद का आयोजन हुआ। कहां पर? और इस धर्म संसद में लोग पहुंचकर किसी खास विशेष समुदाय के लोगों के लिए क्या कहा गया कि अब वो टाइम आ गया, हथियार उठा लो और सबको क्या कर दो। ये क्या है? ये क्या है? किसी विशेष समुदाय के लिए आपने क्या फैलाया? अराजकता फैलाई या घृणा फैलाने का कार्य किया। मामला कहां पहुंचा? ये तो बात हो गई हरिद्वार में जैसे धर्म संसद का आयोजन हुआ, आयोजन हो गया। उसके बाद इसी प्रकार की धर्म संसद कहां कहां की बात हो रही थी? महाराष्ट्र वालों ने भी कहा कि हम भी जैसे हरिद्वार में धर्म संसद हुई है उसी प्रकार की धर्म संसद का आयोजन कहाँ करेंगे? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में इसकी वो क्या बोलते हैं, परमिशन नहीं मिली। ठीक है। मामला चला गया कहां पर? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट के सामने एक क्वेश्चन कि क्या विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में, यानी आपके बोलने की स्वतंत्रता में, क्या आप कुछ भी बोलने के लिए स्वतंत्र हैं? आप किसी विशेष समुदाय के लिए गाली गलौज कर सकते हैं? आप किसी विशेष समुदाय के लिए घृणा फैला सकते हैं? नहीं फैला सकते ना। मामला कहां चला गया? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हेट स्पीच शामिल नहीं है। यदि कोई समुदाय यदि कोई व्यक्ति ऐसी घृणा वाक करते दे पाया गया तो उसके खिलाफ क्या किया जाएगा? दंडात्मक प्रावधान किए जाएंगे। और पुलिस को आदेश दिया गया कि आईपीसी की धारा 153 ए, 153 बी और 505 इनका स्वतः संज्ञान लेते हुए उस व्यक्ति को क्या करो? अरेस्ट करो। स्वतः संज्ञान, इसका क्या मतलब है? स्वतः संज्ञान का मतलब क्या है? सुओ मोटो, इसका क्या मतलब है? स्वतः संज्ञान का क्या मतलब है ये? नहीं नहीं, आपको अगर कोई व्यक्ति हेट स्पीच फैला रहा है तो आपको उसके खिलाफ कंप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। यह शक्ति किसको दे दी गई? पुलिस को। पुलिस खुद ही पता करे और ऐसे व्यक्ति को तुरंत अरेस्ट कर ले, यानी उसके खिलाफ एफआईआर करने की जरूरत नहीं है। उसके खिलाफ किसी व्यक्ति के लिए कंप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। स्वतः संज्ञान लेते हुए 153 ए, 153 बी और 505 का यूज करते हुए उस व्यक्ति को क्या करे? तत्काल गिरफ्तार करे। आई बात समझ में? तो अगर पूछा जाए हेट स्पीच क्या है, तो हेट स्पीच क्या है? हेट स्पीच किसी विशेष धर्म के लिए बोली गई कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियां हैं। हेट स्पीच किसी विशेष धर्म के लिए उनकी धार्मिक पुस्तकों का, उनके धार्मिक ग्रंथों का, उनके धार्मिक चिन्हों का अपमानजनक की गई टिप्पणियां हैं। ठीक है। तो ये हेट स्पीच है। ये हेट स्पीच आज की स्थिति में क्या है? क्या है? अपराध है, जिसमें पुलिस स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करने के लिए आगे आ जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट, इसी मामले में एक और क्वेश्चन आया। अच्छा चलो थोड़ा थोड़ा ये बताओ, इससे हेट स्पीच से फायदा क्या होगा? कुछ फायदा होगा? फायदा होगा कुछ? अरे चुप हो जाओ। फायदा नहीं है, सिर्फ क्या है? नुकसान है। क्या क्या नुकसान हो सकते हैं बताओ?
ठीक है, क्या हो सकता है पहला? कैसे लिखेंगे सांप्रदायिक? है? हाँ, सांप्रदायिक दंगे हो जाएंगे। और क्या हो सकता है? अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। ठीक है, गुड। और क्या हो सकता है? और बताओ। वो अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी, और बताओ। आंतरिक अशांति हो सकती है। चलो, और क्या हो सकता है? बिल्कुल हो सकते हैं। यानी कम्युनल हार्मनी में क्या आएगी? कमी आ जाएगी। और बताओ, वही एकता में कमी आ जाएगी। और क्या आएगी? क्या है? और बताओ। और इससे क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे? लोग व्यवस्था प्रभावित होगी। और क्या होगा? दो देश कहां से आ गए? हेठी से भारत में ही हो रही है। नहीं, और बताओ थोड़ा सा, एक आध चीज और बताओ। क्या होगा? सांप्रदायिक दंगे बढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी, आंतरिक अशांति बढ़ने का खतरा है, और सांप्रदायिक सौहार्द की कमी आ जाएगी। और क्या होगा? लोक व्यवस्था प्रभावित होगी। और क्या होगा? एकता और अखंडता प्रभावित नहीं होगी भारत की। और भारत का जो पंथ निरपेक्ष चरित्र है, भारत कैसा देश? पंथ यानी ये सभी धर्मों के लिए समान है और सभी धर्मों के लिए तटस्थ है। यानी भारत का कोई धर्म नहीं ना। अगर ऐसी चीजें होंगी तो भारत का पंथ निरपेक्ष चरित्र प्रभावित होगा कि नहीं होगा? और क्या होगा? और क्या हो सकता है? हम्म? जो भी हो, ये सब होगा। ठीक है, तो इसका ये मतलब हेट स्पीच फैलाना क्या है? खराब चीज है, हमको नहीं फैलाना चाहिए। और किसी से आशा भी नहीं करनी चाहिए वो हेट स्पीच के का क्या बने, पार्ट बने। ठीक है, नेक्स्ट देखो। इसी तरह से एक क्वेश्चन और आया। किसके सामने? सुप्रीम कोर्ट के सामने। क्या आया? क्या 19(1) सब क्लॉज ए के तहत सजीव प्रवाह भी एक अधिकार है? सजीव प्रवाह का मतलब लाइव स्ट्रीमिंग। किसकी? लाइव स्ट्रीम किसकी? हाँ, मतलब किसकी? जो न्यायालय में, न्यायालय में चलने वाली कार्रवाई की तो है शामिल। इस मामले को लेकर, लाइव स्ट्रीमिंग को लेकर लगातार कितनी याचिका पहुंची सुप्रीम कोर्ट के पास? सुप्रीम कोर्ट के पास लगातार कितनी? 4 जनहित याचिका पहुंची। किसको लेकर? लाइव स्ट्रीमिंग को लेकर कि सुप्रीम कोर्ट में जो भी संवैधानिक महत्व के मामले हैं उनका सजीव प्रसार करना चाहिए। कितनी पहुंची? सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका का संज्ञान लिया और मामला कहां पहुंचा? सुप्रीम कोर्ट। किसके तहत? स्वप्निल त्रिपाठी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट, 2022। 2022 में एक केस पहुंचा कहां पर? यानी लाइव स्ट्रीमिंग को लेकर लगातार सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका पड़ती रही, और उसमें उन सारी जनहित याचिकाओं में क्या कहा गया कि जो भी सजीव प्रवाह हो रहा है, किसका? न्यायालय में जो कार्रवाई हो रही है उनको सोशल मीडिया के तहत सभी के पास पहुंचाने का कष्ट करें। आखिरी जो जनहित याचिका थी वो किसने भेजी? स्वप्निल त्रिपाठी वर्सेस, मामला कहाँ चला गया? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुनवाई करते हुए कहा कि 19(1) ए के तहत लाइव स्ट्रीमिंग भी आपकी
विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक भाग है। ठीक है, समझ में आया? पक्का? किसके लिए? किन चीजों की लाइव स्ट्रीमिंग? कौन से मामलों की लाइव स्ट्रीमिंग? क्या सभी केसेस की? नहीं। कौन से? संवैधानिक, संवैधानिक महत्व के जितने मामले हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक महत्व के मामलों की सुनवाई कर रहा है तो उन सारे मुकदमों की लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी। ये संवैधानिक महत्व के मामले क्या होते हैं? उसका संवैधानिक महत्व के मामले का मतलब है ऐसा कोई मुद्दा जहां पर संविधान की व्याख्या हो रही हो। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर आपसे पूछा जाए संवैधानिक महत्व के मामले का मतलब क्या है, तो वह महत्व का मामला है जिसे संविधान की व्याख्या की जा रही हो। अगर संवैधानिक महत्व के मामले हैं पक्का, तो क्या होगा? इसमें कितने जजेस बैठेंगे? 5। 5। और जैसे ही किसी भी सुनवाई में 5 जज बैठ जाएं, उसका मतलब क्या है? वो पीठ कैसी है? संवैधानिक पीठ, कॉन्स्टिट्यूशनल। तो देखना, अगर कभी किसी सुनवाई में जाना और देखना कि 5 जज किसी भी मुकदमे की सुनवाई कर रहे हैं, तो समझ जाना वो मामला किससे संबंधित है? संविधान की व्याख्या से। यानी वो कैसा मामला है? संवैधानिक महत्व का मामला। ठीक है। मिनिमम जजेस कितने होंगे? इससे नीचे अगर जज हैं तो वो मामला संविधान की व्याख्या नहीं कर रहा होगा। ठीक है। लाइव स्ट्रीमिंग किसका पार्ट हो गया? विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का। और 2000 सितंबर 2022 से ये लागू है। कहां पर? भारतीय समाज में। अच्छा, इससे फायदा क्या होगा लाइव स्ट्रीमिंग से? बताओ। लाइव स्ट्रीमिंग के महत्व क्या है बताओ? ज्यादा देख सकते हैं? कहां पर क्या देख सकते हैं बताओ? देखो, पहले तो भारत में कितने लोग रह रहे हैं? इनमें से कई लोग हैं जो लॉ से जुड़े हैं कि नहीं है? इनमें से कई लोग हैं जो एलएलबी की पढ़ाई कर रहे हैं। इनमें से कई लोग हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं। इनमें से कई लोग हैं जो वकील के पद पर हैं। इनमें से कई लोग हैं जो एडवोकेट हैं। ठीक है। क्या अगर हर केस की लाइव स्ट्रीमिंग होने लगी सुप्रीम कोर्ट की, तो इनके ज्ञान में वृद्धि नहीं होगी? कैसे? कई सारे विधि व्यवसायी हैं कि नहीं है? लॉयर्स। हाँ या ना? कई छात्र हैं? नहीं है? और और क्या है? यानी जनसंख्या का एक बड़ा वर्ग क्या हो जाएगा? जागरूक नहीं होगा। क्या हो जाएगा? कानूनी शिक्षा से परिपूर्ण हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ऐसे कई सारे केसेस हैं जिनका महत्व हम यहां भी देखेंगे, यहां भी देखेंगे, यहां भी देखेंगे और हर जगह। तो इनके ज्ञान में वृद्धि हुई। दूसरा, दूसरा क्या फायदा होगा लाइव स्ट्रीमिंग से? पारदर्शिता बढ़ेगी, जवाबदेही और मामले कैसे हो जाएंगे? निष्पक्ष। यानी कोर्ट के अंदर क्या हो रहा है ये बात किसको पता होती है? सिर्फ वकीलों की। वकील बाहर आएगा, वकील ने तुमको कुछ भी बोल दिया, आप मानोगे। लेकिन जब लाइव स्ट्रीमिंग हो रही तो वकील वहां पे तुम्हारी वो दलील रख रहा है कि नहीं रख रहा है ये तुम्हें पता चल जाएगा ना। वकील को पैसा देने से पहले पूछोगे ना कि भैया क्या आज की तारीख में तुमने क्या कहा, तो उसके पास अब कुछ झूठ बोलने का कोई तरीका, क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग के तहत वो दिखेगा। तो उसके वकील और वकील के कार्य
न्यायाधीशों के कार्यों में क्या आई? ट्रांसपेरेंसी आई कि नहीं आई? दूसरा, तुम जवाब पूछ लोगे किससे? लॉयर से, कि भाई साहब आपने आज तारीख में क्यों मेरी बात नहीं रखी, या ऐसा मान लो कोई न्यायाधीश ने गलत फैसला दे दिया, तो आपके पास प्रूफ रहेगा। पक्ष किसके मजबूत थे? मेरे। लेकिन हम हार गए केस में, जवाबदेही किसकी बनी? जज की बनी या वकील की बनी। उसी तरह निष्पक्ष होगा कि नहीं होगा? अब वकील और जजों के मन में क्या है कि सामने कैमरे की रिकॉर्डिंग हो रही है, हम ऐसा कुछ भी कार्य ना करें, ऐसा कुछ भी ना करें जिससे निष्पक्षता प्रभावित हो जाए। होगा कि नहीं होगा? और क्या फायदा होगा? सुप्रीम कोर्ट की कभी सुनवाई देखी है? सुप्रीम कोर्ट में जज बैठते हैं और वो सब पब्लिक नहीं बैठती है। वकील का मतलब वादी पक्ष का एक वकील और प्रतिवादी पक्ष का, यही दोनों डिस्कस करेंगे, और जो भी वर्डिक्ट होगा उसको बाहर जाके बता देंगे। यानी पब्लिक का सुप्रीम कोर्ट के प्रेमाइसेस में एंट्री अलाउ नहीं है। इस लाइव स्ट्रीमिंग ने क्या कर दिया? यानी वादी और प्रतिवादी को परोक्ष रूप से कहां पहुंचा दिया? कोर्ट रूम में पहुंचा दिया। ठीक है। यानी मेरे खिलाफ अगर कोई कार्रवाई चल रही है तो हम लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू उस पूरी कार्रवाई का सजीव प्रसारण देख सकेंगे। ये समझ में आया? किसको किसको फायदा हुआ? क्या इससे कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा? बताओ। जनता पे। कम से कम रील देखने से बच जाओगे। जो रील देख रहे हो कम से कम ये देख लेना। ठीक है। कब से स्टार्ट है ये? कब से? 2000। संवैधानिक महत्व के मामलों की लाइव स्ट्रीमिंग, हाँ हाँ। संवैधानिक महत्व के मामलों की लाइव स्ट्रीमिंग होगी, मतलब जिसमें 5 जज बैठे होंगे और जो ऐसा मुद्दा हो जो संविधान की व्याख्या करने के संदर्भ में हो रहा हो। ठीक है। बस अब ये था 19(1) सब क्लॉस ए का पूरा पूरा। तो देखो, ये क्या दे रहा है प्रत्येक नागरिक को? विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्या ये स्वतंत्रता आपकी असीमित है? असीमित है? सीमित है ना? वो सीमित दायरे कहां लिखे गए हैं? 19(2) में। यानी जब हम 19(1) और सब क्लॉज ए पढ़ेंगे तो उसके साथ साथ हमें क्या पढ़ना है? 19(2) कि हमें बोलने की आजादी वहां तक है जहां तक ये 8 चीजें प्रभावित ना हो। ये 8 चीजें क्या हैं? इन 19(2) में क्या लिखा है? रिस्ट्रिक्शंस। हाँ या ना? कौन से? एकता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था, सदाचार, न्यायालय की अवमानना, न्यायालय की मानहानि, अपराध उद्दीपन, और लास्ट मैत्रीपूर्ण देशों के साथ संबंध। ठीक है। इन 8 आधारों पे अगर आपने कुछ ऐसा बोला जिससे ये 8 आधार प्रभावित हो रहे हैं तो राज्य आप पर क्या लगा देगा? युक्ति युक्त तो राज्य आपके ऊपर क्या लगा देगा? युक्ति युक्त प्रतिबंध, और आपके 19(1) सब क्लॉज ए को क्या कर लेगा? छीन लेगा। अब देखो थोड़ा सा यहां तो ये चीज समझ लेना। एक तरफ लतिया दिए जाओगे पुलिस वाले द्वारा, और क्या? अब दोबारा बोलोगे तो जवान निकाल लेंगे। एक तरफ क्या है? तुम्हारा राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। दूसरा 19(2) रिस्ट्रिक्शंस। आपने क्या मांगा? क्या मांगी? स्वतंत्रता। किससे मांगी? राज्य से मांगी। जब आप आजादी की लड़ाई में लड़े हैं,
आप गुलाम थे और गुलामी की जंजीरों से टूटे निकले, तो आप क्या मांगेंगे कि हमें स्वतंत्रता चाहिए। कहाँ मिलेगी स्वतंत्रता? कौन देगा? राज्य ने आपको क्या दे दिए? अधिकार दे दिए। इस अधिकारों को यूज आप कहाँ करेंगे? इस अधिकारों को यूज कहाँ करेंगे? कहाँ पर, कहाँ पर? समाज में। इस अधिकार का यूज आप कहाँ कर रहे हैं? समाज। समाज में आप अपने अधिकारों का यूज कब कर पाएंगे? जब ये समाज कैसा हो? व्यवस्थित हो। अव्यवस्थित समाज में क्या तुम अपने अधिकारों का यूज कर पाओगे? हर जगह अराजकता फैली है, तुमने कुछ बोला, किसी ने निकाला कट्टा मार दिया, तो तुमने अपने अधिकारों का यूज कर पाए? अपने अधिकारों का सबसे अच्छा यूज कहां करोगे? जब समाज कैसा हो? वेल सेटल्ड। ठीक है। दूसरा, अगर सब समाज व्यवस्थित है, तो समाज को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए ये अधिकार कैसे होंगे? ये अधिकार कभी भी असीमित नहीं होंगे। हमेशा कैसे होंगे? सीमित होंगे। हमेशा कैसे होंगे? उचित दायरे में, उचित दायरों के साथ होंगे। सोचो, अगर तुम्हें अपनी पूरी लिबर्टी का यूज करने को दे दिया जाए, कोई रोक टोक नहीं हो, तो तुम क्या बन जाओगे? जानवर बन जाओगे ना। जानवर जैसे बने तो समाज तुम्हारा कैसा रहा? क्या व्यवस्थित हो पाया? नहीं हो पाया ना। इसीलिए अधिकार कैसे दिए गए? सीमित दायरों के साथ। जैसे ही ये दायरा टूटेगा, आप लोग क्या हो जाएंगे? और सोसाइटी सिविल से कैसी हो जाएगी? सिविल का वो क्या होता है, अपोजिट क्या होता है? सिविल सोसाइटी का अपोजिट क्या है? अनसिविल होता है, नॉन सिविल होता है? नॉन सिविल सोसाइटी। बात समझ में आई कि नहीं आई? जैसे ही आपके अधिकार असीमित हुए, समाज क्या हो गया? व्यवस्थित से अव्यवस्थित। इस समाज को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए अधिकारों को क्या किया गया? सीमित किया। यानी ये सीमित अधिकारों को सीमित करने की शक्ति किसको दी गई? राज्य को। यानी राज्य ने क्या किया? कुछ प्रतिबंध लगाकर आपके अधिकारों को सीमित कर दिया। अब अगर कोई पूछे कि तुम्हारा 19(1)(a) बड़ा है कि ये बड़ा है? तुम्हारे कुछ बोलना ज्यादा बड़ा चीज है कि राष्ट्र की एकता अखंडता बड़ी चीज है? तो जो समाज, जो राज्य प्रतिबंध लगा रहा है, देखो दो केस हो सकते हैं, ये हटा दे। देखो, मेरी बात समझो। आपने अधिकारों का यूज किया और धोखे से हो सकता है क्या कर दिया हो? इसका, किसका? इन अधिकारों का आपने क्या कर दिया? दुरुपयोग कर दिया। तुरंत राज्य आएगा। राज्य मतलब अनुच्छेद 12। राज्य आएगा और राज्य आपके अधिकारों को क्या कर देगा? सीमित कर देगा या छीन लेगा। क्या तुम्हारे अधिकार छीने जाएंगे, तुम चुप रहोगे? कहां जाओगे? कोर्ट जाओगे। कहां पर? सुप्रीम कोर्ट जाओगे 32 के तहत, और हाई कोर्ट जाओगे 226 के तहत। अब गए तो मामला सुनवाई होगी ना। सुप्रीम कोर्ट किसकी बात सुनेगा? तुम्हारी बात सुनेगा। और राज्य की बात सुनेगा। दोनों के पक्ष सुनने के बाद यदि तुम्हारा पक्ष भारी हुआ तो क्या होगा? अगर तुम्हारा पक्ष भारी हुआ तो क्या होगा? तुम्हें तुम्हारे अधिकार दे दिए जाएंगे और राज्य को डांट पड़ेगी। लेकिन राज्य का पक्ष भारी हुआ तो कहा जाएगा कि राज्य ने जो किया वो प्रतिबंध कैसा है? उचित है। ठीक। तो अगर कोई पूछे कि जो प्रतिबंध है, इन प्रतिबंध को लगाने का आधार आपकी स्वतंत्रता को कम करना है? नहीं, कभी नहीं। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अगर प्रतिबंधित किया गया है, तो राज्य का उद्देश्य क्या है? प्रतिबंध लगाने का उद्देश्य समझ में आया? आपकी 19(1) सब क्लॉज से छीनना नहीं है। क्या करना है? एकता और अखंडता को बनाए रखना है, राज्य की सुरक्षा को बनाए रखना है, लोक व्यवस्था को, सदाचार को बनाए रखना है, और न्यायालय की अवमानना को नहीं करना है, न्यायालय की मानहानि को रोकना है, सदाचार बनाए रखना है, अपराध को बढ़ने से रोकना है, और मैत्रीपूर्ण देशों के साथ संबंध खराब होने से बचाना है। तो ये आपके उद्देश्य बड़े हैं कि ये उद्देश्य बड़ा है? जो भी मुंह में आएगा बोल लोगे क्या? बोलोगे, लेकिन कैसे बोलोगे?
सीमित। ऐसे बोलोगे कि 19(2) में लिखे आधारों का उल्लंघन ना हो। ये दिमाग में बिल्कुल बैठा लेना कि अगर राज्य कोई प्रतिबंध लगा रही है तो हमेशा क्या उसका उद्देश्य इसको कम करना नहीं है, किसी भी व्यक्ति के अधिकार को छीनना नहीं होता है राज्य का उद्देश्य। ये दिमाग में भर लेना, ठीक है। उसका उद्देश्य क्या है? पक्का? हाँ, इन 8 आधारों को बचाए रखना है, ठीक है। क्योंकि आपके अधिकार एक सीमा तक ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा सर्वोपरि भारतीयों के लिए क्या है? ये सब चीजें। ओके, बस अब ये कल होगा 19 क्लॉज 2।